25 मई को छठे फेज का आगाज हो रहा है। छठे फेज के लिए वोटिंग हो रही है। बहुत अहम फेज है ये भी। इसमें राजधानी दिल्ली की 7 सीटों के साथ साथ और भी जो अहम सीटों का फैसला होना है, उनमें हरियाणा की 10 सीटें भी शामिल हैं। यानी हरियाणा की कुल 10 सीटें हैं और 10 की 10 सीटों का फैसला उस दिन हो जाना है 25 मई को। 2 करोड़ 4 लाख वोटर्स, हरियाणा का वोटर 2019 और उससे पहले जरा एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच दिखाता है। यानी जिस पार्टी के साथ जाएगा वो फिर झाड़ू फिरेगा, जैसे 2019 में मुकम्मल तौर पर सफाया किया भारतीय जनता पार्टी ने। अब की बार क्यों कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी को शायद 10 में से 5 के भी लाले पड़े हुए हैं? क्या ये बात दुरुस्त है? जानने की कोशिश करेंगे। क्या डायनेमिक्स है हरियाणा की 10 सीटों की? 10 सीटों में कांटेदार मुकाबले कहां होने हैं? चाय टाइम पॉलिटिक्स में व्यूवर्स को खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है चाय टाइम पॉलिटिक्स सब्सक्राइब करें। तो आप बिना वक्त जाया किए हुसैन जावेद भाई के पास चलते हैं। जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक उमर भाई, और आपको और हमारे तमाम चाहने वालों को मेरी ओर से आदाब। बिल्कुल उमर भाई, सेकंड लास्ट फेज आ चुका है। छठा फेज है, 25 मई है। और देखिए, हीट वेव तो उरूज पर है, इंडिया में भी नहीं तो पाकिस्तान आप में मेरे भी। से हरियाणवी में बात क्यों नहीं कर रहे यार? आप तो इतनी अच्छी हरियाणवी जानते हैं, आपको तो आज हरियाणवी में बात करनी चाहिए। मैंने समझा हरियाणवी सुनने को मिलेगी। सर बस अब हमने जब बात करना शुरू की तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें ना उसका फ्लेवर मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ डालूं, क्योंकि इतने पूरे इंडिया का हमने सर आपके सामने विजिट किया है। कहाँ हम केरल से चले, आज हम यहाँ पहुंचे, तो ना कुछ जुबानों के जायके चेंज हो गए, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूंगा। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ पर भाई कि एक हीट वेव वैसी चल रही है पाकिस्तान इंडिया में, सब कुछ आपके सामने है। इंतखाबात की जो शिद्दत और हिद्दत है वो अपनी जगह है, लेकिन ये हरियाणा में आपको याद होगा कि हम आपस में बात किया करते थे कि यार हिंदी बेल्ट में तो स्वीप ही स्वीप है। यानी ये हम मार्च की बात कर रहे हैं, जब बिल्कुल अभी तो इलेक्शन भी शुरू नहीं हुए थे। और हरियाणा का पिछला रिजल्ट जो आपने बताया कि रोहतक की सीट को छोड़ दे तो सब कुछ जो था वो बीजेपी के पास चला गया था, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। रोहतक में शायद कांग्रेस आखिरी बार जीत गई थी, मुझे सही कीजिएगा अगर मैंने इसमें नहीं, गलती की है। कांग्रेस के पास 2019 में कोई सीट नहीं आई हरियाणा से। कांग्रेस जीरो पे, ओके, शून्य पे थी थैंक 2019 यू। में। थैंक यू, आपने करेक्ट कर दिया, अच्छा हो गया। रोहतक भी जो रवायती तौर पे कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस पिछली बार भी जीत नहीं सकी थी और पूरा झाड़ू फिर गया था। तो हरियाणा के जाट आपको पता है इतने मशहूर हैं, उन्होंने पूरा समर्थन बीजेपी को दे दिया। लेकिन उमर भाई, मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये एकाएकी क्या हो गया यार, कि पहले हम कह रहे थे टर्नआउट कम हो रहा है, इसका लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा, 5 फेज हो चुके हैं। अब छठे फेज में बातें आ रही है कि भाई सोपड़ा साफ हो रहा है, वो जो हिंदी में कहते हैं ना, सोपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है हरियाणा से बीजेपी का। तो ये कैसे हो गया उमर भाई? देखिए, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये जो सुनने में आ रहा है ना कि हरियाणा में बीजेपी को टफ टाइम मिलेगा, ये पूरा एक इसके पीछे 3-4 साल का आप देखें कि हुआ क्या है। हुसैन भाई, मोटी बातों को समझ समझ लेते हैं हम तेजी के साथ। एक तो ये जो किसान मूवमेंट चली है, वो हम देखते हैं कि पंजाब के साथ साथ उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा किरदार था। और अभी भी जो चंद हफ्ते पहले, चंद महीने पहले पंजाब के किसानों ने बड़े लेवल पर जो दिल्ली जाने की कोशिश की, उनको शंभू बॉर्डर पे रोका गया हरियाणा के। तो हरियाणा के अंदर के किसान भी बाहर निकले। एक तो वो किसानों को लेकर नाराजगी, और दूसरा आप इस बात को बड़ा अच्छा समझते हैं क्योंकि आपका एरिना वो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज भी है कि ये इंडिया का वो इलाका है हरियाणा जहां कहा जाता है कि 10 में से हर एक आदमी सिपाही है, यानी फौज में होता है। तो अग्निवीर स्कीम जो है, जिसने फौज में परमानेंट नौकरी का सफर खत्म किया, उस अग्निवीर के खिलाफ यहाँ पर नफरत पाई जाती है। आप एग्रेरियन अप्रोच, अग्निवीर स्कीम, और फिर जिस तरीके से हरियाणा में अपनी गवर्नमेंट खुद ही खत्म की, कट्टर खट्टर की गवर्नमेंट खुद बीजेपी ने जिस तरीके से खत्म की, लोगों ने भी उसको भी अच्छी नजर से नहीं देखा। जाट फैक्टर आ गया, उसके बाद राजपूत नाराज है। और प्लस याद कीजिए, ये हरियाणा का ही इलाका, नो गलत मैं प्रोनाउंस ठीक करूं, नो का इलाका था जहां हिंदू मुस्लिम फसाद बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था कुछ अर्सा पहले।
तो वो एक मुस्लिम वोटर की भी नाराजगी, राजपूत फैक्टर, जाट फैक्टर जो सबसे अहम होता है, किसानों का इशू और युवा पीढ़ी यानी यंग जनरेशन का इशू अग्निवीर को लेकर। तो इसलिए मैं तो इतना ज्यादा हैरत का शिकार नहीं हूँ। हरियाणा में तो बीजेपी को और करना था इन पॉलिसीज को, लेकिन और अब मेरे मतलब से सवाल, लेकिन लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ स्वीप कर देगी और बीजेपी नजर नहीं आएगी, मेरे ख्याल से ये भी एक्सट्रीमिस्ट बात है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल उमर भाई, मैं तो ये समझना चाह रहा था। आपको पता है कि हम सत्या हिंदी को भी फॉलो करते हैं और हमें काफी इंसाइट मिलती है, अंदरूनी जानकारी मिलती है। तो लेकिन वहां के भी जितने भी इंतखाबी पंडित हैं जो कि इंतखाबात पर, चुनाव पर अपनी नजरें जमाए बैठे हैं, वो जिस तरह से कह रहे हैं ना कि एक होता है ना कि एक होता है इम्कान जाहिर करना, एक होता है कि फिल बदी कह देना कि यार, जैसे आपने कहा था यार, बरेली से जो मर्जी हो जाए, राहुल गांधी की आंधी चलनी चलनी। वो एक आपने क्योंकि आप क्लियर थे, आपने उस पर स्टडी की हुई। इसी तरह यहाँ पे जो सब लोग कह रहे हैं कि यार हरियाणा तो बिल्कुल ही, अगर बीजेपी यहाँ से 2 सीटें भी ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। एक उसमें सिरसा का नाम आ रहा है शायद, कि यहाँ से शायद उनका कुछ चांस हो जाए। एक आध मतलब एक आध इनकी और सीट है, वरना तो कह रहे हैं कि यहाँ से तो ना इस दफा 2019 बिल्कुल उलट साबित हो गया इनके लिए। तो हैरानगी तो मुझे भी हुई है। अच्छा, यहाँ आपने बात की कि मुद्दे जो थे, आपने सही मुद्दे बताए सारे, यही मसले थे। इसमें एक दो मुद्दे और भी थे। महंगाई फैक्टर यहाँ पर भी है, बेरोजगारी फैक्टर यहाँ पर भी है। सबसे बढ़ के जो खवातीन रेसलर्स हैं, हाँ जी। उनकी जो हैरेसमेंट का सिलसिला है, वो बिहार के साथ साथ हरियाणा में भी हुआ है। तो ये जो चीजें है ना, ये सब सब मिला के जो आपने बताया, अवाम का गुस्सा जो है ना उबल पड़ा, और वैसी इतनी गर्मी है तो उसने भी जलती पे तीली का काम किया। बिल्कुल ऐसे ही है। सरसा के साथ करनाल और फरीदाबाद की सीटें ऐसी कही जा रही हैं कि जहां बड़ा टफ मुकाबला होना है, 10 में से ना, जहां बीजेपी टफ फाइट कर सकती है। बाकी हुसैन भाई, इसमें जो अ, 9 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस खुद मुकाबला कर रही है, जबकि जो एक सीट है कुरुक्षेत्र वाली, उसमें मुकाबला आम आदमी पार्टी का जो है वो उम्मीदवार कर रहे हैं। और इसमें जारी बात है, वो आपने बता भी दिया, अंबाला का इलाका है, सरसा का है, सोनीपत है, भवानी माहीग्रान का, गुड़गांव, हिसार है, रोहतक का इलाका है, इस तरह के इलाके हैं। एक सीट पे हुसैन भाई मेरी बड़ी जाती नजर लगी हुई है, शायद आपकी भी लगी हो। हालांकि हमारी जनरेशन से जरा, हम उसको अपने जनरेशन का हीरो कह ही सकते हैं, ये नहीं है, बल्कि कह ही सकते हैं, थोड़ा सा जरा पुराना है। वो है राज बब्बर साहब। अब राज बब्बर साहब यार यूपी में पॉलिटिक्स करते रहे, आप जानते हैं, वहां पर पहले समाजवादी पार्टी के साथ और फिर कांग्रेस के साथ, और काफी हद तक उनको हम कामयाब सियासतदान भी कह सकते हैं, एक नाकाम सियासतदान नहीं। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, उनको सैन भाई गुड़गांव में उतार दिया गया। गुड़गान, गुड़गांव, जो भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, हमारे हिंदी व्यूअर्स समझ चुके होंगे, जो हरियाणा की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है गुड़गांव की, तो उसमें उतार दिया गया। बड़ी हैरत की बात है राज बब्बर को। देखिए, हैरत की बात तो है, लेकिन इसमें बब्बर साहब के लिए खुशकिस्मती भी है। एक तो कांग्रेस का टिकट मिल गया उनको, जो कि उनको चले, ये उनके अपने सियासी कैरियर के लिए अच्छा है इस वक्त, उनको जरूरत भी थी। दूसरा ये सर कि इस सीट पे जैसे अभी हम देख रहे हैं कि हरियाणा में जो हवा बीजेपी के मुखालिफ चल पड़ी है, तो इस सीट के हवाले से भी कह रहे हैं कि कांग्रेसी उम्मीदवार को फायदा होगा। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर बब्बर साहब होते या कोई भी और कांग्रेसी लीडर होता, मुखालिफ जो हवा चल रही है इस हल्के में भी, उसका लाभ उसको मिल सकता है। और बब्बर साहब खुशकिस्मत है कि वो इस हल्के में बीजेपी के राव इंद्रजीत के खिलाफ खड़े हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो सरप्राइज कर सकते नहीं, आप इसे खुशकिस्मती कह रहे हैं, मैं इसे बदकिस्मती समझ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये राव इंद्रजीत है, ये मैं देख रहा था यार, ये तो बड़े बड़े घात खिलाड़ी हैं। 2019 में बीजेपी की तरफ से कामयाब हुए, 2014 में बीजेपी की तरफ से, 2009 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कामयाब हुए, फिर उसके बाद 2004 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, 98 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यानी जिस तरह वो हरियाणा में टर्म यूज की जाती है ना, आया राम गया राम वाली, पहले कांग्रेस की तरफ से खेलते रहे, अब खेलते यार आए हैं बीजेपी की तरफ से 14-19 में। और इनका जो मार्जिन था हुसैन भाई, वो बहुत ज्यादा था यार, मैं तो घबरा गया। यानी 8,81,000 वोट थे इनके, और इनके मुकाबले में हैं। कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह के 4,95,000। तो राज वाह, बब्बर इतना बड़ा ये कर पाएंगे गैप पूरा?
इस गुड़गांव की सीट से? मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल है, कम से कम मेरी जाती राय में तो कांग्रेस के लिए भी मैं समझता हूँ कम से कम के मैं नहीं समझता कि अगर बीजेपी या किसी वजह से जिन जिन वजूहात का हमने जिक्र किया, बीजेपी उनसे इतनी कमजोर हो गई है कि वो सारी सीटें इस कमजोरी की वजह से कांग्रेस की झोली में गिरेंगी, ये मैं मेरे नहीं समझना ना, मैं समझ नहीं पा रहा। ये वाकई या तो वाइल्ड गैस है या फिर बहुत ही ज्यादा यकीन है, मैं यही इसमें बात कर सकता हूँ। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जो आपने स्टार्ट में की कि यार 10 सीटें है ना, अगर बीजेपी को नुकसान भी होगा ना, तो वो 5-6 सीटों का नुकसान हो सकता है। हमें सेफ खेलना चाहिए सर, इतना भी बिल्कुल एक बहुमत उठा के हमें कांग्रेस के सर पे दे नहीं देना चाहिए, ना इंसाफी होगी ये। और इसमें एक अहम बात है सर, आपने बड़ी अच्छी टर्म इस्तेमाल की है और ये हरियाणवियों के लिए है, आया राम गया राम के यहाँ के लोग दल बदलू है, जहाँ की हवा देखी वहां पे चल पड़े। इनको वक्त नहीं लगता, इनको इक्तदार अच्छा लगता है, चाहे पार्टी अच्छी नहीं लगती, जो पार्टी इक्तदार में होगी वही इनकी पार्टी होती है। अगर लेकिन सोचने की बात है सर कि अगर हरियाणा में इतनी सख्त अपोजिशन हो गई और लोग कह रहे हैं कि जनाब ये कांग्रेस या आपका बीजेपी से टकराव नहीं है, ये जनता का डायरेक्ट टकराव हो गया है बीजेपी के साथ, वो नाला हो गया इनके साथ। अगर हरियाणा जैसी जगह पे जहाँ आया राम गया राम की टर्म इस्तेमाल होती है, वो वहां की जमीन भी अगर बीजेपी के लिए इतनी तंग हो रही है, तो फिर तो सर जाफरानी खैमे के अंदर बहुत कुछ अच्छा नहीं। सर भाई आया राम गया राम की अब यहाँ से चेक करें कि बीजेपी ने 10 में से 6 जिन लोगों को टिकट्स दिए ना 10 सीटों में हरियाणा की 6 लोगों को वो दल बदलू है, यानी वो इधर उधर की पार्टियों से आए हुए हैं, किसी को वहां से पकड़ लिया, किसी को वहां से पकड़ लिया। 6 लोग जो हैं वो दल बदलू हैं इस तरह करके। तो जी एवं जी आपने कुरुक्षेत्र की बात की तो मैं देख रहा था ये यहाँ से आप पार्टी के तो सुशील गुप्ता सामने हैं ही, लेकिन उनके सामने नवीन जंदल है जो इससे पहले कांग्रेस के टिकट जो टिकट है उस पर चुनाव लड़ते रहे, इस बार वो भी भाजपा के खेमे में चले गए। तो आपने सही कहा, दल बदलू का सिस्टम जारी है। लेकिन आपने उस बात का जवाब दो जो आपने कहा ना कि ये जो थे राव इंदर जी जिन्होंने 8 लाख वोट दिए, कैसे वो शिकस्त खा सकते हैं? सर हवा मनोहर लाल खट्टर की करनाल के अंदर कौन सी चीज चल रही है? अभी पिछले हफ्ते 2 हुए हैं वाकयात, वो एक जगह खिताब करने गए, वहां पे जो उनकी जो अवाम थे वो बर्मन थे, उन्होंने खट्टर साहब को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको तो हमने इनवाइट नहीं किया था, आपको तो न्योता भी नहीं दिया और आप यहाँ पे अपना भाषण देने आ गए, हमें आपका भाषण सुनना ही नहीं है। अगर साबिक चीफ मिनिस्टर का ये हाल है मनोहर लाल खट्टर का, तो ये बाकी लोगों का अंदाजा, उनकी जो ज़बूहाली का अंदाजा है आप लगा सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं सर में कि जो हरियाणा की 9 सीटें हैं ना, इनमें जारी बात है अर्बन एरियाज तो हैं ही हैं, लेकिन वाजे अक्सरियत जो है, वाजे मेजोरिटी वो किसानों की है, यानी जो जी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ समाज है। लेकिन हम जानते हैं कि जो गुड़गांव है या गुड़गान, उसको जिस तरह भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स समझ रहे होंगे कि हमारा शहर किस तरफ है। ये बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया गया, ये बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी है। यहाँ पर उस तरह ना एग्रेरियन जो है वो छाप उस तरीके की जिस तरह हरियाणा के बाकी इलाकों में वो गुड़गांव में नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर शायद बीजेपी के खिलाफ उस तरह का इनकम्बेंसी फैक्टर ना हो जिस तरह हरियाणा के गरीमान क्षेत्र में, हरियाणा के विलेज के इलाकों में, जो अक्सर हरियाणा है, जो अक्सर हरियाणा अग्रेरियन है, वहां पर हो। तो मैं इसीलिए ये बात कर रहा था कि यार गुड़गांव से उतरना राज बब्बर को, हालांकि राज बब्बर क्लेम कर रहे हैं, वो अपने याद कर रहे हैं, मैं तो तब भी गुड़गांव में रहा, मैं तो तब भी गुड़गांव में रहा, मेरे तो वालिद भी गुड़गांव में रहे। अब उनको, वो हम जानते हैं इंडिया में जिसको आप जहां से भी टिकट दे देना उम्मीदवार को, वो पंजाब का होगा उसको तमिलनाडु का टिकट दे दें, तमिलनाडु का होगा बिहार का दे दे, बिहार का होगा हिमाचल, वो वहां जाकर अपना कोई रिश्ता तलाश कर लेगा, मेरे फुफ्फा यहाँ के थे, या वो कहेगा मुझे याद है मानी का और, यहाँ, और भाई या वो कहेगा मेरी चाची का मेका यहाँ पर है, उसको कोई ना कोई रिश्ता याद आ जाएगा। तीसरा राज बब्बर को मोहम्मद अब भाई गुड़गांव से मोहम्मद भाई आप याद रखें, आप बब्बर साहब के बारे में बात करें, इनके बारे में तो मशहूर है कि जब इनको कोई विलन का, जब इनको हीरो का रोल नहीं मिलता था तो ये विलन का रोल अदा कर लेते थे। तो ये हर हाल में खुश रहने वाले आदमी हैं। और ऑब्वियसली कांग्रेस को एक फेस चाहिए था, जो भी है सर एक बॉलीवुड फेस है, और जो भी है सियासत में इनका एक्सपीरियंस भी है, और ये एक नाकाम सियासतदान नहीं है, आज तक अपनी सियासी लड़ाई ये लड़ते आ रहे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कांग्रेस को चुनाव को इतना बुरा नहीं था, खासकर जब 2019 की
सूरत हाल आपके सामने हो, जो आपको एक सीट भी ना मिली हो तो ठीक है, इट्स ओके, आई थिंक इट्स फाइन कि अगर वो आते हैं। और बाकी बब्बर साहब के बारे में वही कहूंगा, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि वो अपना रिश्ता नाता ढूंढने में अपना सानी नहीं रखते सर, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कहा कि इंडिया के किसी भी बड़े उम्मीदवार को आप कहीं और से टिकट दे दें, वो अपना रिश्ता नाता तलाश कर लेते हैं। मैं ये बात जो है वो कहूँ। देखिए ना, लाइटर साइड की बात है, पंजाबी हैं वैसे हमारे बब्बर साहब, ठीक है, शादी की तो जनाब कहाँ की, सज्जाद जहीर साहिबा की बेटी के साथ, तरक्की पसंद, इलेक्शन लड़ा तो समाजवादी यूपी जाके, फिल्मों में काम किया तो बॉम्बे जाके, ये हर जगह अपने अपने रिश्ते मजबूत कर लेते हैं, इनकी क्वालिटी यही है। मैं आपकी बात वही कह रहा हूँ कि हर कोई इस तरह, अरुण जेटली साहब जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनको बीजेपी ने 2014 से अमृतसर का टिकट उतार कर दे दी। अब लोगों ने कहा यार कि इनका अमृतसर से क्या ताल्लुक। उन्होंने वहां बैठकर अपने नानके को याद करना शुरू कर दिया कि मेरे नानके दूर बार के वो अमृतसर से जुड़ते हैं इस तरह। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के उम्मीदवारों का, मोदी साहब नहीं इस तरह करते यार। मोदी साहब बनारस से अपने रिश्ते तलाश कर लेते हैं, गुजरात के हैं, गुजरात के, हाँ, लेकिन वाराणसी के वो वहां के आज के मैं लड़का था, मैं यहाँ से गुजरता था, मैं देखता था। तो ये एक पॉलिटिक्स होती है। एनीवेज देखेंगे। मेरी मेरी और जहां तक अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, हुसैन भाई की इस सीट पर तो बेस्ट विशेष राज बब्बर साहब के साथ ही होंगी, क्योंकि हमारा राय इंद्रजीत साहब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि राज बब्बर साहब की हमने फिल्में देखी हैं, कई फिल्मों को हमने बहुत पसंद भी की है। और बब्बर साहब के बारे में आखिरी बात, राज बब्बर साहब ने कभी भी पॉलिटिक्स में सेक्टेरियन अप्रोच को नहीं उभारा, सेक्टेरियनिज्म को नहीं उभारा। क्यों सैन भाई? ऐसे ही है। उन्होंने किसी 100 जाति मजहब का कार्ड कभी यूज नहीं किया यार। किसी एक मजहब वालों को दूसरे के खिलाफ भड़काकर वोट ले लो, जो आजकल हो रहा है, बल्कि 1 जी जून जी। तक हम बात करेंगे, उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। उमर भाई, जैसे कि आपको पता है कि छठा फेज 25 मई को आ रहा है, और आज हमने तो अपनी सरगर्मियों का आगाज आज से कर दिया कि चले यार छठे फेज की अहम स्टेट्स पे ना आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं, तो हम 24 की रात तक इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे। आखिरी बात, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, और उसका जवाब देने के बाद आप वाइंड अप कर दीजिएगा कि ये जो जहां से बात शुरू हुई है, मैं तो सर बीजेपी को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 5-6 सीटों में शिकस्त होता देख रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं मान नहीं सकता। आपका क्या ख्याल? मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बहुत फर्क पड़ा तो 50-50% होगा। कोई बहुत पैराडाइम नहीं आने वाला फर्क, यानी सूरत हाल जी रिवर्स नहीं होने वाली कि सफाया फिर जाएगा सारे का सारा। ये बीजेपी की अभी भी यहाँ पर छाप है। तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। तो मेरा ख्याल है आज हरियाणा के हवाले से हमने जो गुफ्तगू की उससे इजाजत ली जाए अब कल तक के लिए व्यूवर्स से। तो चाइल्ड टाइम पॉलिटिक्स के व्यूवर्स को उम्मीद है हमारा हरियाणा की 10 सीटों पर किया गया ये व्लॉग पसंद आया होगा। इन 10 सीटों का कुरुक्षेत्र होना है 1 जून को, और फिर इस कुरुक्षेत्र का मुकाबला, नतीजा 4 जून को सामने आना है कुरुक्षेत्र के मैदान का। कुरुक्षेत्र से मुराद ये सिटी नहीं, मैदान जो महाभारत का मैदान था। तो उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए चाइल्ड टाइम पॉलिटिक्स को। कल तक के लिए मुझे और हुसैन भाई को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।